रामनगर में हुई G20 समिति की पहली बैठक। 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार ने किया वन हेल्थ पर मंथन। महामारी से बचाव को लेकर भी हुआ मंथन। सीएम धामी ने रामनगर में किया बस पोर्ट का शिलान्यास। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की भी दी सौगात। राहुल गांधी पर कार्रवाई के बाद एक्शन में कांग्रेस। राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बोला हमला। कहा बिना जांच के राहुल गांधी को सुनाई सजा। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरने के बाद मीडिया के सामने आए मेयर गामा। कहा विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा, हर संपत्ति की घोषणा, कोई नहीं बेनामी संपत्ति। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रामनगर से है, जहां G20 समिट में वन हेल्थ पर मंथन हुआ है। 18 देशों के 54 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले दिन की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। G20 साइंटिफिक एडवाइजर्स ने वन हेल्थ पर इसमें मंथन किया है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार मौजूद रहे। G20 प्रतिनिधियों को उत्तराखंड भा गया है और कल साइंटिफिक एडवाइजर्स मीट का आखिरी दिन है। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर G20 समिट में वन हेल्थ पर मंथन हुआ है। 18 देशों के 54 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। पहले दिन की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। G20 साइंटिफिक एडवाइजर्स ने वन हेल्थ पर मंथन किया है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार भी इसमें मौजूद रहे। G20 प्रतिनिधियों को उत्तराखंड काफी पसंद आया है और कल साइंटिफिक एडवाइजर्स मीट का अंतिम दिन है। उत्तराखंड के रामनगर से बड़ी खबर है। G20 समिट में वन हेल्थ पर मंथन हुआ है। पहले दिन की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। 18 देशों के 54 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। G20 साइंटिफिक एडवाइजर्स ने वन हेल्थ पर मंथन किया है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार भी इसमें मौजूद रहे। G20 प्रतिनिधियों को उत्तराखंड काफी पसंद आया है और कल साइंटिफिक एडवाइजर्स मीट का आखिरी दिन है। उत्तराखंड के रामनगर में G20 बैठक देखने को मिली है और कल साइंटिफिक एडवाइजर्स मीट का आखिरी दिन है। रामनगर में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में तमाम जो 18 देशों के तकरीबन 54 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आज इसी रामनगर के रिजॉर्ट में मंथन किया कि आखिरकार वन हेल्थ को लेकर के किस तरीके से चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है कि जिसने तमाम चीज़ों को लेकर के जो है सभी देश काफ़ी चिंतित भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के दौरान देखा गया था कि लगातार हेल्थ सिस्टम को लेकर एक चुनौती बनी हुई थी, उसी को लेकर के तमाम जो वैज्ञानिक है वो एक तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हेल्थ को लेकर के एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि एक बेहतर स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं वो तमाम देशों में जो है उत्पन्न हो सके। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज की जो पहली बैठक है वो काफ़ी खास इसलिए भी रही क्योंकि उसमें महामारी के साथ साथ किस तरीके से रोकथाम जो है महामारी को लेकर के हो सकती है, साथ ही साथ वन्य जीवों में जो तमाम एक तरीके से बीमारियों का भी संचार होता है और उससे चाहे वन्य जीव हों या फिर आम इंसान हो, उन पर कहीं ना कहीं बीमारियों का असर पड़ता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के विस्तृत चर्चा जो है पहली बैठक में की गई थी और कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए गौरव का पल भी है, क्योंकि जिस तरीके से G20 जैसी बड़े सम्मेलन की मेज़बानी के लिए उत्तराखंड को मौका मिला। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में 5 ऐसी बड़ी बैठकें होनी है, जिसमें से पहली जो बड़ी बैठक है वो रामनगर में आयोजित हुई। और देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एक तरीके से किए गए हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से भी क्योंकि एक तरीके से G20 समिट आयोजित हो रहा है तो सही बात है कि इतने देशों के प्रतिनिधि जब शामिल होते हैं तो कह सकते हैं कि ये कोशिश होती है कि किस एक तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और कह सकते हैं कि कल जब सभी मेहमान जो है यहाँ पर पहुँच रहे थे तो उसके बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह का उत्साह था
था और साथ ही साथ मेहमानों ने की जो मेज़बानी जब हुई तो वो भी काफ़ी उत्साहित उससे नज़र आए, चाहे उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रूबरू हुआ हो या फिर उत्तराखंड की पारंपरिक परिधानों से जो है हर कोई एक तरीके से रूबरू हुआ हो। तो कह सकते हैं कि कोशिश कहीं ना कहीं रही है उत्तराखंड सरकार की भी कि इस G20 समिट के माध्यम से एक पहचान जो है विश्व में जाए, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी बात का जिक्र किया कि तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं वो एक तरीके से उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो खान पान है या उत्तराखंड की जो तमाम धरोहर हैं उससे जब वो रूबरू हुए तो काफ़ी उत्साहित एक तरीके से नजर आए। और उसी का नतीजा ये रहा कि आने वाले समय में ये तमाम जो प्रतिनिधि हैं या डेलीगेट्स हैं वो उत्तराखंड के बारे में जो है अपने देशों में जाकर के जब बताएंगे तो सही बात है कि उत्तराखंड की अपनी पहचान जो है बनती हुई दिखाई देगी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, I-24 रामनगर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के अंदर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। तो वहीं उन्होंने रामनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर के कई योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने सीएम के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा। इस पर सीएम ने आश्वस्त किया कि सभी योजनाओं पर अमल किया जाएगा और समस्याओं का निपटारा भी समय सीमा में होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में हो रही चीफ साइंस एडवाइजर गोलमेज सम्मेलन को लेकर कहा कि G20 समिट के लिए पूरे देश भर में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच उत्तराखंड को 3 महत्वपूर्ण आयोजनों का अवसर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सब। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोलापार के दिव्यांग स्कूल नैप पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात करके उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने सीएम धामी का स्वागत करते हुए उन्हें गीत सुनाया। तो वहीं सीएम ने दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए काम कर रही है। इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में नगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करके नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा उपजिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर तानाशाही करके भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने संसद में सरकार के गलत कामों और जनता को आवाज को उठाया था, इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, ऐसा कहा गया। सांसद है राहुल गांधी की सदस्यता इन्होंने समाप्त की, इसको लेकर हमने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया ताकि हम ये अपील करते हैं कि देश की संविधान को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का प्रयास करें, उसमें अपील करें। समस्त कांग्रेस उसके अलायंस हम सब लोग सदन से लेकर प्रदर्शन करेंगे और उसका कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता निरस्त की गई है, उसके खिलाफ हमने आज उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो हमने उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। पूरा देश जानता है कि आज लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट से आदेश हुआ है, उनको सजा का इसलिए निरस्त की गई है कि किस तरीके से सारा केस कराया गया और किस तरीके से एक साजिश के तहत उनकी अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सदस्यता निरस्त की गई है और इसलिए की गई है कि संसद में वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें, मोदी अडानी का खुलासा ना कर सकें और ये देश में एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश की जनता को लूटने का। काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी चैत्र महीने में मेले का आयोजन किया गया है।
इस मेले में मां बाल सुंदरी की डोला गाजे के साथ ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली गई। माता रानी का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। इस बार मां बाल सुंदरी देवी का डोला पूर्व के वर्षों की भांति धूमधाम के साथ नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए रवाना हुआ। मां बाल सुंदरी 5 दिन चैती मंदिर में विराजमान रहने के बाद वापस धूम धड़ाके के साथ 4 और 5 अप्रैल की मध्य रात्रि को वापस नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा गया। कल साय 4 बजे से 12 बजे तक मां नगर मंदिर में दर्शनों के लिए सुलभ थी। श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए। उसके बाद 12 बजे कलश स्थापना होकर हवन पूजन हुआ। 3 बजे नगर मंदिर से मां का डोला चैती मंदिर के लिए प्रस्थान किया और लगभग 4:15 पे मां यहां अपने स्थान पर विराजमान हो गई हैं। देखिए, मां यहां चतुर्दशी तक विराजमान रहेंगी और चतुर्दशी की मध्य रात्रि में इसी प्रकार पूजन होकर मां लगभग 3 बजे यहां से प्रस्थान करेंगी नगर मंदिर के लिए। डोले के साथ कितनी भीड़ थी ये तो अनुमान लगाना जो है वो जो श्रद्धालु डोले के संग चल रहे थे वो लगा सकते हैं। ये जो डोला है जो नवरात्रि पर्व में माता का डोला निकल के जाता है, अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। चूँकि पहले से रूट डिसाइड है, पहले से व्यवस्थाएं डिसाइड है, उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है। डोली के साथ भी हमारी फोर्स जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ भी माता की डोली मंदिर में सकुशल जा सके। जितने भी हमारे श्रद्धालुगण हैं जिनकी आस्था है माता में, वो आराम से दर्शन कर सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सकुशल सबकी यात्रा संपन्न कराएं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 18.6 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। दोनों आरोपी जसपुर चांद मस्जिद के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेज दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग की पटवारी और एईजेई की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया पर शिकंजा कस दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कनखल थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मास्टरमाइंड संजय चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ऋतु चतुर्वेदी के साथ साथ 5 सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। गैंग के इन 5 सदस्यों की संपत्ति का मूल्यांकन करते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। सर्विस कमीशन से संबंधित 2 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मैटर में, जो पटवारी परीक्षा थी और एईजेई परीक्षा लीक मैटर में, इसमें विवेचना एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी, जिसमें जो 36 अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे, जो जेल में अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गए थे। इसमें कुछ पर जो है हमने करीब 22 लोगों पर इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाई थी, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो वहां के कर्मचारी भी था और साथ ही साथ उसके गैंग के जो कुछ सक्रिय सदस्य थे जो परीक्षा लीक मैटर में जुड़े हुए थे, उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। 14(1) के तहत उनकी कुछ संदिग्ध प्रॉपर्टी जो उनके परिजन या उसके नाम पर थी, साथ ही साथ इसमें कैश भी जो बरामद हुआ था वो सभी को चिन्हित करते हुए 72,60,000 की संपत्ति जो है 5 जो इसमें अभियुक्त थे नकल माफिया जो चेन में शामिल थे, उनके संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें जो साक्ष्य हमने एकत्र किए हैं उसके आधार पर शीघ्र ही संपत्ति कुर्क होने की पूर्ण। थराली में कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने विकासखंड क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खंडूड़ी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पैदल निकले। मनीष खंडूड़ी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार में लगातार भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। बेरोजगार युवक सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है। सदन में राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है और राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। आज जोड़ो कार्यक्रम तो था ही है, पर जो ऊर्जा थी, जिस तरीके से लोग शामिल हुए जुड़ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस में भी बहुत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक करंट है। हाथों हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो था वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत हुआ था। तो 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले, जिसमें मुझे भी सौभाग्य था उनके साथ चलने का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का। तो उसके जो हमारी सीख थी, जो त्रस्त है लोग हर जगह पे, हर राज्य में त्रस्त हैं, विवाद हर राज्य में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हर राज्य में, जिस तरह से अन्याय जो महिलाओं के खिलाफ जहाँ अंकिता भंडारी है या फिर यहाँ पे जो अग्निवीर है, वो उससे बहुत लोग त्रस्त हैं। करप्शन, चीटिंग, हमारी शिक्षा का सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। तो वो मैसेज लेके हम गाँव-गाँव जा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर के
3750 किलोमीटर की यात्रा जिन्होंने की है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जन-जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो देश में आज जो नक्सली हिंसा, नफरत माहौल जो बनाया जा रहा है, अग्निवीर का प्रकरण है, तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश तो गांव-गांव तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा सब पूरे जिले के अंदर हमारा चल रहा है। आज हम लोग थराली ब्लॉक में हैं और निश्चित तौर पर जो आगामी लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारे जो पार्टी का जो होमवर्क है वो पूरी तरह से चल रहा है। हमारे सारे बूथ लेवल तक हमारी कमेटियां गठित हो चुकी हैं और हम जनहित से जुड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी बिल्कुल लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण दास ने कहा है कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी बातें रखने की आज़ादी संविधान देता है, लेकिन भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से आज लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। केंद्र सरकार कानून का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। चरण दास ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और सरकार 20 करोड़ रोजगारों को खत्म कर चुकी है। ये साथ ही साथ ये कहा कि इस वक्त राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है और सरकार अपने रवैये की वजह से जल्द ही मुंह की खाने वाली है। तो 4000 लगभग किलोमीटर की 4.5 महीना का पदयात्रा से ये शुरू होता है और आज भी ये लड़ाई हाथ से हाथ जोड़ो होता है और आज ये का एक प्रेस वार्ता उस दिशा पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए देहरादून महापौर पर आरोप लगाए हैं। नेगी का आरोप है कि महापौर सुनील उनियाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। महापौर रहते हुए सुनील उनियाल ने आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। आगे एडवोकेट नेगी का कहना था कि जिस तरह से मेयर की संपत्ति पिछले 4 साल में बढ़ी है वो अत्यंत आश्चर्यजनक है। इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए महापौर सुनील उनियाल ने कहा कि वो 5 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। पान का ठेला लगाने से महापौर तक का सफर तय किया है। जिस संपत्ति की बात हो रही है वो उन्होंने महापौर बनने से पहले बनाई थी। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए उन पर इल्जाम लगा रहा है। दो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है उससे पहले जो मैंने संपत्तियां अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी है। मेरे पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया। जितनी मैंने संपत्तियाँ जोड़ी हैं वो मैंने सब RTA में मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। वो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ। चुनाव के टाइम पे इन्होंने केवल 4 संपत्तियां बताई थी। इसके अलावा इन्होंने स्वयं के पास 50,000, पत्नी के पास 25,000 और LIC इन्होंने बताई थी 2 लाख की और एक पोलो कार और 40 ग्राम सोना बताया था। इसके अलावा इन्होंने बताया था टोटल इनके पास 10 लाख रुपए सालाना है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए इनके बच्चों की फीस है और इनके पास बचत के बाद 8.5 लाख रुपए ईयरली बचते हैं। इसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग में एक प्रॉपर्टी अपनी छुपाई थी जो इन्होंने सितंबर में डिक्लेयर करी थी, ली थी और इन्होंने जो अक्टूबर में चुनाव आयोग में जो अपना हलफनामा दिया था उसमें उस प्रॉपर्टी का हवाला छुपा दिया था। तो हमने अब चुनाव आयोग को भी लिख के दे रहे हैं कि 177 में इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। हमने विजिलेंस को अभी रिटर्न में इनको एप्लीकेशन दे दी है विजिलेंस को और विजिलेंस अब इसमें कार्रवाई करेगा। जो मेयर का पद है वो लाभ का पद नहीं है और उन्होंने जो चुनाव आयोग में अपना प्रॉपर्टीज घोषित की थी 2018 में, ये 2018 के बाद ये कम से कम ये जो अभी प्रॉपर्टी आई है ये कम से कम 40 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। तो ये एंटी करप्शन का क्लियर कट मामला।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से उनके स्कूल नैब में जाकर के मुलाकात की और बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी सीएम के सम्मान में गीत सुनाया। सीएम ने नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन भी किया और उन्हें उपहार दिए। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग नाम दिया है। यह अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है। उसी तरह इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो बच्चों को पहले इस प्रकार के बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते थे उनको विकलांग नाम से संबोधित करते थे। उनको सबसे पहले तो दिव्यांग उन्होंने नाम दिया, नया नाम दिया और कहीं ना कहीं ये नाम भी ऐसा है कि इस नाम में भी अपने आप में प्रेरणा है और उनसे प्रेरित होकर आज मैं भी इस संस्थान में आया हूँ। सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं, अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए उसके लिए सरकार काम करेगी। लक्सर जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई हैं। इससे हरिद्वार जनपद में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि सियासी हलचल को वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोनिया शर्मा की एक सप्ताह पहले नई दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने बसपा को ज्वाइन कर लिया। इधर हरिद्वार लोकसभा सीट पर राजनीतिक दलों से दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं मौजूदा सांसद निशंक एवं पूर्व गन्ना मंत्री रहे स्वामी यतीश्वरानंद का नाम चर्चाओं में है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मैं बसपा संगठन से जुड़ने जा रही हूँ। तब से ये महिलाएं बहुत खुश हैं, इनमें बहुत उत्साह है और ये उसीलिए मुझसे मिलना चाहती थी। तो मैं आज हरिद्वार जनपद के भ्रमण पे निकली हूँ। आज मैं लक्सर में अपने कार्यालय पे इन महिलाओं से मिल रही हूँ। 3 बजे का ये कार्यक्रम है। उस समय मेरी आधिकारिक तौर पे मैं चंपावत जिले के पशु मित्रों ने पशु चिकित्सालय में संविदा आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना दिया। पशु मित्र संगठन जिला अध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट के एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया जा रहा है। धरने को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। पशु मित्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि यूपी सरकार की तर्ज पर यह संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। पशु मित्रों ने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। ये हमने 60 दिन का एक पशु मित्र का ट्रेनिंग लिया था और आज हमें कंसर्न करते हुए 12 दिन हो गए हैं, जिसमें हमारा जो है अभी तक किसी भी तरीके से कोई ना तो पूछताछ की गई है, ना प्रशासन की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। हम चाहते हैं सर इसमें कि जैसे यूपी में जो है पशु मित्रों की ट्रेनिंग हुई थी और उनको जो है एक नियत मानदेय पर रोजगार दिया गया है सरकार की तरफ से, वैसे ही जो है सर हमारे साथ भी किया जाए। अगला कदम सर, अभी हम क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अगला कदम सर हमारा है अनशन, पूर्ण अनशन करने का, जिसमें हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। सर आज धरने का हमारा 12वां दिन है और न कोई जनप्रतिनिधि आए, न सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब मिला। अब हम इससे जो हमारा जो अगला कदम होगा वो भूख हड़ताल का होगा। उत्तर प्रदेश में पशु मित्रों को नियत मानदेय के आधार पर रोजगार मिल चुका है। हमारा मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि हमको भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। कोटद्वार के मोटरढांग में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई विभाग मौजूद रहे। शिविर का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही शिविर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत कई परिवारों को निःशुल्क गैस रिफिल योजना से लाभान्वित किया। आपको बता दें कि शिविर में विभागों ने अपने विभागों में चल रही योजनाओं को बताने के स्टॉल्स भी लगाए थे, जिनका निरीक्षण विधानसभा अध्यक्ष ने किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।